नमस्कार दोस्तों। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच बीते 2.5 महीनों से हिंसक संघर्ष लगातार जारी है। बीते बुधवार को मणिपुर की 2 महिलाओं के साथ उत्पीड़न का एक विभत्स और भयावह वीडियो सामने आया है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संसद के मॉनसून सत्र से पहले मीडिया से बात करने आए तो उन्होंने भी कहा कि मणिपुर की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनका हृदय पीड़ा से भरा हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि देश की बेइज्जती हो रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर में जारी हिंसा पर कुछ कहा है। विपक्ष मणिपुर पर पीएम मोदी के न बोलने को लेकर लंबे समय से सवाल उठा रहा था। इस बात पर द टेलीग्राफ ने अपने कवर पेज पर एक बेहद ही व्यंग्यात्मक रूप से लिखा कि शर्म और दर्द को 79 दिन लग गए 56 इंच की चमड़ी के अंदर प्रवेश करने में। साथ ही घड़ियाली आंसू का प्रतीकात्मक चित्र भी बनाया है। मणिपुर पुलिस ने इस वीडियो की पुष्टि करते हुए बताया कि ये महिलाएं बीते 4 मई को मणिपुर के थोबल जिले में यौन उत्पीड़न का शिकार हुई थी। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू सहित मणिपुर की 11 खेल हस्तियों ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर जल्द से जल्द शांति बहाल करने के आग्रह किया है। साथ ही यह चेतावनी भी दी गई कि अगर उनके प्रदेश में जल्द शांति बहाली नहीं की गई तो आने वाले समय में वो अपने अवार्ड को लौटा देंगे। वहीं इससे पहले मैरी कॉम ने एक ट्वीट में कुछ तस्वीर को शेयर करके लिखा था कि मेरा राज्य जल रहा है, कृपया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मदद करें। ANI न्यूज एजेंसी से बात करते हुए मैरी कॉम ने कहा था कि मैं राज्य और केंद्र सरकार की स्थिति के लिए कदम उठाने और राज्य में शांति और सुरक्षा बहाल करने के लिए अपील करती हूँ। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस हिंसा में कुछ लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। यह हालत जल्द से जल्द सामान्य होनी चाहिए। हो सकता है कि अंधेरा कई लोगों को यह देखने न दे कि राज्य में क्या हो रहा है, लेकिन कुछ अन्य लोग भी हैं जो कोयला के खदान में कैनरा पक्षी की आवाज सुन सकते हैं। मणिपुर के साथ जो हो रहा है वह भारत के अन्य हिस्सों में भी हो सकता है। शांति केवल संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं है। जब तक हिंसा को बढ़ावा देने वाली स्थितियां फलती फूलती रहेगी तब तक शांति स्थापित नहीं किया जा सकता। और यह स्थितियां मोदी के भारत के विचार को उजागर करती है कि मोदी ने आखिर भारत को कैसा बना के रखा है। कैसे हुआ मणिपुर का यह जो पूरा मामला है, यह कैसे शुरू हुआ, हम उस पर शुरू से बात करते हैं। दरअसल ये पूरा मामला हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद से शुरू हुआ। इसके बाद से ही माहौल बिगड़ना शुरू हो गया। 14 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट ने मोइती समुदाय के आरक्षण की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाया और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह केंद्र सरकार से अपनी सिफारिश करे। मोइती समुदाय ने हाई कोर्ट में कहा था कि उनकी परंपरा, संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए मोइती समुदाय को ST यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाना चाहिए। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद से ही तमाम आदिवासी समूह विरोध में उतर आए थे। उनका कहना था कि मोइती समुदाय को ST का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। कुकी और नागा जनजाति के लोगों ने इसका विरोध भी किया और विरोध की शुरुआत यहीं से हुई। इनमें उनका साथ तमाम जो अन्य जनजातियां जो मणिपुर में और रह रही थी उन्होंने इन पर उनका साथ दिया। अब विवाद पर आने से पहले हम उन समुदायों के बारे में भी जान लेते हैं जो इसके विरोध में खड़े हैं और जो इसके पक्ष में खड़े थे, जिन पर विरोध होना शुरू हुआ। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर में सबसे ज्यादा आबादी मोइती समुदाय की है। राज्य की आबादी का लगभग 64.6% मोइती समुदाय से लोग आते हैं। हालांकि ये समुदाय सिर्फ 10% भूभाग पर बसा हुआ है। ये भूभाग वैसे भूभाग हैं जो कि समतल इलाका है, मैदानी हिस्सा है। बाकी 90% का हिस्सा पहाड़ी है, जिनमें राज्य की बची खुची आबादी या यूं बोले कि वो आबादी जो कुकी समुदाय से आती है और नागा समुदाय और अन्य जनजातियां हैं, ये सभी मिलकर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं जो इस विरोध में उतर आए थे। मोइती समुदाय जो थी उसका मांग क्या था जिस पर यह विरोध होना शुरू हुआ, तो हम उस पर बात करते हैं कि मोइती समुदाय का कहना है कि उनके पास पहले से ही काफी कम भूभाग है। जो जमीन का हिस्सा है वो काफी कम है, जो कि लगातार कम हो रहा है और पहाड़ों पर रहने वाले लोग भी इस शहरी इलाके में आ रहे हैं, जिनसे जमीनों के जो दाम हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे रोकने के लिए कोई भी कानून अभी तक नहीं है। इसलिए मोइती समुदाय खुद के लिए विशेष दर्जे की मांग करता आया है, जिसे लेकर उनकी तरफ से
हाई कोर्ट का रुख किया गया और कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। वहीं मोइती समुदाय का विरोध करने वाली जनजातियों का पक्ष है कि मोइती एक काफी मजबूत समुदाय है, इसकी जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है इस राज्य में, यानी मणिपुर में मोइती समुदाय की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। और उनका कहना है कि ये जो मोइती समुदाय है इनको तमाम सुविधाएं मिलती है जो कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जो और जनजातियां हैं उनको नहीं मिल पाती। मोइती समुदाय पर पहाड़ी इलाकों में घुसपैठ करने का भी आरोप लगाया जाता है। इस मुद्दे को लेकर 27 अप्रैल को द इंडिजियस ट्राइबल लीडर्स फोरम यानी ITLF की तरफ से सरकार के खिलाफ 6 घंटे का एक बंद बुलाया गया। 28 अप्रैल को CM वीरेंद्र सिंह के दौरे से पहले चूरा चांदपुर में यह बंद शुरू हुआ था। CM यहां ओपन जिम का उद्घाटन करने वाले थे। इससे पहले वीरेंद्र सिंह के लिए तैयार मंच को आग के हवाले कर दिया गया। बाद में इलाके में पुलिस बल तैनात हुआ। हालांकि इसके बाद भी हिंसा रुकने की बजाय और जिलों तक और अलग अलग जगहों तक लगातार फैलती गई। 28 अप्रैल को पुलिस की तैनाती के साथ साथ हिंसक प्रदर्शन होने लगे और लोगों ने सड़कों पर उतरकर टायर जलाए और जमकर तोड़फोड़ की। इस रात पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें भी हुई। पुलिस बल ने इसका इस्तेमाल भी किया और पुलिस बल काफी अग्रेसिव भी हुई। इसके बाद 29 अप्रैल को भी जमकर आगजनी हुई। रात भर कई भवनों को आग के हवाले कर दिया गया। इसके बाद 3 मई से अब तक सुरक्षा बलों के AK-47, M16 और ईशांस राइफल समेत 4000 से ज्यादा हथियार लूटे जा चुके हैं। इनमें से करीब 650 हथियार राज्य सरकार की अपील के बाद वापस किया गया। लापता गोला बारूद अनुमानतः 50,000 राउंड से लेकर 5 लाख राउंड तक हो सकता है, जबकि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और म्यांमार के बीच में स्थित है। यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि इनमें से कई हथियार पहले से ही पैसा कमाने के लिए हथियारों के बाजार में जा चुके हैं या बाद में इसका इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित रूप से इन जो हथियार वहां से चुराए गए थे या जिन्हें वहां से छीना गया था वो छिपा दिए गए हैं। अपने प्रेस वार्ता में अमित शाह ने इन हथियारों को वापस देने की अपील की थी। यहाँ एक सवाल यह भी उठता है कि यह हथियार लूटे जाने के बाद अगर पंजाब या कश्मीर में इस संख्या का जितना यहाँ हथियार लूटे गए उसका अगर 100वां हिस्सा भी अगर लूटा गया होता तब भी क्या ऐसा ही होता? मोदी सरकार की नजर में कुछ समुदाय और राज्य दूसरों की तुलना में अधिक समान है। हालांकि इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाकर मणिपुर के साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसा कि धारा 370 के निरस्त होने के बाद कश्मीर में किया गया था। व्यापार, शासन, शिक्षा, मनोरंजन पर प्रभाव पड़ने के बावजूद सरकार ने सबसे पहले सूचना पर पूरी तरह से शिकंजा कसना अधिक और जरूरी समझा। जब इंटरनेट बाद में जाकर काफी दिनों बाद जब इंटरनेट बहाल हुआ तब जाकर महिलाओं के साथ हो रहे विभत्स अत्याचार को देश देख पाया और देश में पूर्ण बहुमत से आई बीजेपी सरकार के मुखिया और देश के प्रधानमंत्री के मुंह से जाकर इतने दिनों बाद कम से कम 2 शब्द निकले। इन शब्दों में आपको पीड़ा और मणिपुर कम ही दिखाई देगा, बाकी अन्य राज्य आपको ज्यादा नजर आएंगे। ये वही बात हुई कि अगर आप एक डॉक्टर के पास जाकर बताते हैं कि मेरे शरीर के फलाने भाग में कुछ दिक्कत है, आप उसका इलाज कर दीजिए, तो डॉक्टर आपको बोले कि मानव शरीर को स्वस्थ रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान बिल्कुल ऐसा ही है जो बयान उन्होंने मणिपुर पर दिया है। करीब 3 दिन तक हुए इस पूरे बवाल को 30 अप्रैल तक कंट्रोल कर लिया गया था और पुलिस ने राहत की सांस ली थी। लेकिन अभी बहुत कुछ होना ऐसा था जो बाकी था। लोगों के बीच अपने मुद्दे को लेकर आग भड़कनी शुरू हो रही थी, जिसकी चिंगारी पुलिस और प्रशासन को तब नहीं दिखी थी। अब की बार इस आग की वजह मोइती समुदाय था। 3 मई को छात्र संगठन ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर यानी ATACUM ने एक मार्च बुलाया। ये मार्च मेतेई समुदाय की मांग और उससे मिलने वाले समर्थन के खिलाफ बुलाया गया था। इस मार्च में हजारों लोग पहुंच गए, जिनमें कई जनजातियों के लोग शामिल थे। मणिपुर के अलग अलग जिलों में मेतेई समुदाय के खिलाफ ऐसे ही बड़े मार्च निकाले गए। इस दौरान कई जगहों पर हिंसा की खबरें सामने आने लगी। लोगों ने जमकर बवाल किया और कई घरों को आग के हवाले कर दिया। इस बीच मेतेई समुदाय के लोग भी सड़कों पर उतर आए और दोनों पक्षों के बीच जमकर हिंसक झड़पें हुई।
हिंसा को देखते हुए 8 जिलों में उस समय तुरंत कर्फ्यू का ऐलान किया गया और सरकार ने उपद्रवियों को गोली मारने का आदेश भी जारी कर दिया। इसके अलावा पूरे मणिपुर में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई। फिलहाल हिंसा प्रभावित क्षेत्रों से हजारों लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और सेना की तैनाती की गई है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री से मणिपुर पर तब तक एक शब्द नहीं बोला गया था, न ही शांति के लिए अपील की गई थी। 30 मई को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पत्रकारों से कहा था कि मणिपुर की स्थिति प्रतिवाद या उग्रवाद से कोई लेना देना नहीं है। यह मुख्य रूप से दो जातियों के बीच का संघर्ष है और यह उसी का परिणाम है। यह बयान सीधे तौर पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के द्वारा दिया गया जो बयान था उसके बिल्कुल उलट था, उन्होंने 2 दिन पहले ही घोषणा की थी कि यह लड़ाई समुदायों के बीच नहीं बल्कि मणिपुर को तोड़ने की कोशिश कर रहे आतंकवादी और राज्य और उनके वहां जो सुरक्षा बल थे, जो केंद्रीय बल थे, उनके बीच है। इम्फाल में 6 साल तक बीजेपी की डबल इंजन सरकार का नेतृत्व करने वाले वीरेंद्र सिंह के बयान का केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से खंडन करते हुए 1 जून को उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोर देकर कहा था कि ये झड़पें जातीय हिंसा के कारण हो रही है। यह चिंता का विषय होना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री पूरी तरह से देश के गृह मंत्री और वरिष्ठतम सैन्य अधिकारियों के बयान से सहमत नहीं है। शाह और चौहान के जातीय संघर्ष के दावों में निहित सच्चाई अधिक चिंताजनक है। इसके परिणाम स्वरूप हिंसा हुई है जो लगभग 2.5 महीने तक चली। आधिकारिक तौर पर 150 लोगों से ज्यादा लोगों की जान गई है, लेकिन जमीनी रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक संख्या कहीं इससे कहीं ज्यादा है। 272 राहत शिविरों में लगभग 40,000 लोग हैं और कई अन्य राज्यों में लोग भाग गए हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग संघर्षग्रस्त म्यांमार में भी चले गए हैं। लगभग 250 चर्चों को कथित तौर पर, जो खबरें आ रही हैं उसमें कथित तौर पर 250 चर्चों को जलाकर नष्ट कर दिया गया है। एक केंद्रीय मंत्री और बीजेपी विधायक के घर पर हमला हुआ और शाह के दौरे के समय और साथ में सेना प्रमुख जो जनरल मनोज पांडे के दौरे के दौरान भी उस समय भी हिंसा कम नहीं हुई थी। उस समय भी हिंसा मणिपुर के किसी क्षेत्र में लगातार चल रही थी। यदि यह एक ही देश के नागरिकों के विरोधी समूह के बीच युद्ध है तो इसका नाम गृह युद्ध भी सही हो सकता है। खैर, इसे छोड़िए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने यह दावा किया था कि मणिपुर में सभी समुदायों के साथ बातचीत करने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से तटस्थ है। इसे राज्य सरकार की गलती के रूप में देखा जा सकता है, पर केंद्र सरकार की गलती के रूप में इसे कुछ नहीं देखा जा सकता, भले इस पर इतने दिन होने के बावजूद प्रधानमंत्री का एक ट्वीट या एक बयान तक नहीं आया हो। इन्होंने कहा था कि जिसने कुकी समुदाय को निशाना बनाने के लिए खुले तौर पर पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया है, लेकिन तटस्थता वह चीज नहीं है जिसकी समुदायों को इस समय आवश्यकता है। उन्हें न्याय चाहिए। आग और फायर ब्रिगेड के बीच कोई तटस्थता हो ही नहीं सकती है। जैसा कि रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता डेसमंड टुटू ने कहा है कि यदि आप अन्याय की स्थितियों में तटस्थ बने रहना चुनते हैं तो आपने उत्पीड़क का पक्ष चुना है। यदि किसी हाथी का पैर चूहे की पूंछ पर है और आप कहते हैं कि आप तटस्थ हैं, तो आपकी इस तटस्थता में चूहा आपकी कोई सराहना नहीं करेगा। यह कुकी समुदाय के तीखे विरोध से स्पष्ट होता है, जिसने शाह की मणिपुर यात्रा के दौरान विरोध के बैनर दिखाए और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक अलग प्रशासन के स्पष्ट मांग की। केंद्र सरकार की तटस्थता विवादास्पद हो सकती है, लेकिन हिंसा को लेकर इसकी चुप्पी निर्विवाद थी। हिंसा शुरू होने के 1 महीने बाद भी मोदी से एक शब्द भी नहीं बोला गया था। राज्य का दौरा करना तो दूर, उन्होंने हालत पर एक बैठक की अध्यक्षता भी नहीं की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में मणिपुर के प्रति अपने कर्तव्य से अधिक कर्नाटक में बीजेपी के मुख्य प्रचारक के रूप में अपनी भूमिका को प्राथमिकता दी। क्वाड समिट रद्द होने के बाद भी उनके पास ऑस्ट्रेलिया जाने का समय है, वंदे भारत ट्रेनों के उद्घाटन करने का समय है और सत्ता में 9 साल पूरे होने पर पार्टी की रैली को संबोधित करने का समय है। लेकिन एक संवेदनशील और सीमावर्ती राज्य में मृतकों को संतावना देने का या उन पे एक ट्वीट करने का इनके पास समय नहीं है।